जय हिंद बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं अभय शंकर तिवारी आज आपको मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक राजपूत काल पढ़ाएंगे, जो आपके वनडे परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और अध्यापक बिहार भर्ती परीक्षा जो होने जा रही है उसके लिए इससे प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आज राजपूत काल पढ़ेंगे जो आपके वनडे परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और जो बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा होने जा रही है उससे इससे प्रश्न जरूर आने की संभावना है। ठीक है, आइए। राजपूत काल जो है ये आपके मध्यकालीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और राजपूत के उत्पत्ति के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। ये ध्यान रखिएगा, कुछ इतिहासकार इनको विदेशी मानते हैं। शकों से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। आपके कर्नल टाड महोदय हैं, ध्यान रखिएगा, कर्नल टाड महोदय जो राजस्थान के इतिहास लिखे हैं, ये कहते हैं कि राजपूत जो है विदेशी थे, ये भारत के नहीं हैं, शकों की उत्पत्ति है। ध्यान रखिएगा, टाड महोदय विदेशी मानते हैं, विदेशी इनको मानते हैं। ध्यान रखिएगा, जो है शकों की उत्पत्ति मानते हैं, शकों के संतान मानते हैं, लेकिन इनके विचार से इतिहासकार सहमत नहीं है, संतान मानते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो सामान्यतः विचार लिया जाता है, जो पृथ्वीराज राजस्व में चंद्रबरदाई ने लिखा है, ये माना जाता है कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है अग्निकुंड से हुई है। ये ध्यान रखिएगा, उत्पत्ति इनकी अग्निकुंड से सर्वाधिक मत है कि इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। ये ध्यान रखिएगा, अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। और इसमें 4 प्रमुख वंश हैं, ये ध्यान रखिएगा, प्रतिहार वंश, चालुक्य वंश, परमार वंश, चौहान वंश। ये ध्यान रखिएगा, अग्निकुंड से जो है उत्पत्ति, अग्निकुंड से जो है किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? आपके चौहान वंश। चौहान जो है आप चौहान वंश, प्रतिहार वंश, प्रतिहार गुजर प्रतिहार इनको कहा जाता है। और आप देखेंगे चालुक्य वंश, चालुक्य या सोलंकी जो है, और तथा परमार वंश, परमार। ये राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुंड का सर्वाधिक मत मान्य है। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन अग्निकुंड के उत्पत्ति में शामिल नहीं है माना जाता है, तो चौहान, प्रतिहार, चालुक्य तथा परमार वंश। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात, क्योंकि इनकी शाखाएं, राजपूतों की शाखाएं 36 शाखाएं इनकी मिलती है, शाखाएं 36 मिलती है। ये ध्यान रखिएगा। और कर्नल टाड महोदय के इतिहासकार हैं, जो राजस्थान के इतिहास स्पेशली लिखे हैं, ये कहते हैं कि ये विदेशी थे, शकों के जो है ये संतान इनको मानते हैं जो है। और उत्पत्ति इनकी जो मानी जाती है अग्निकुंड से, ये चौहान, प्रतिहार, चालुक्य तथा परमार वंश। ये प्रमुख रूप से 1000 से लेकर 1200 के बीच में, जब गुप्त वंश के बाद जो है अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी, सामंतवादी व्यवस्था स्थापित हो गई थी, अपने अपने क्षेत्र में लोग अधिपत्य स्थापित करने लगे थे, क्योंकि भूमि दान की प्रथा बहुत ज्यादा हो गई जो है। गुप्त शासकों ने खूब दान किया था और सातवाहन वंश के शासकों ने भी खूब दान दिया, इसलिए सामंतवाद का बढ़ावा मिला। ये ध्यान रखिएगा। और जो है जब मुस्लिम आक्रमण हुआ तो राजपूत एकजुट होकर के उनके जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी, राष्ट्रीयता का भाव हो गया था, तो इसका प्रभाव पड़ा है और इस पर हम लोग बात करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। तो आप यहां पर देखेंगे, एक एक लेकर हम लोग पढ़ेंगे। चौहान वंश, चौहान वंश बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। और चौहान वंश जो है आप ध्यान रखिएगा, जो दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में प्रमुख रूप से शासन कर रहे थे। चौहान वंश जो है अजमेर तथा दिल्ली के क्षेत्र पर, ये ध्यान रखिएगा, चौहान वंश। और इनके जो संस्थापक थे, संस्थापक वासुदेव थे, वासुदेव इनके संस्थापक थे। राजधानी कहाँ थी बच्चों, आप बताइए? इनकी राजधानी जो प्रारंभिक राजधानी थी अहिछत्र, ये ध्यान रखिएगा, अहिछत्र इनकी राजधानी थी, ये ध्यान रखिएगा। और जो है यही आपके वासुदेव के बाद जो है आते हैं अजय राज, ध्यान रखिएगा,
अजय राज आते हैं वासुदेव के बाद। अजय राज ने अजमेर की स्थापना करवाया था, करवाया था। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अजय राज ने अजमेर की स्थापना करवाया था, जो राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था, और लंबे समय तक जो है चौहान वंश के शासकों ने शासन किया था। ये ध्यान रखिएगा। अजय राज के बाद जो आते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर जो है इनके बाद जो आते हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप ले लें, आगे हम चलें, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लें, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। देखिए, इसके बाद आते हैं पृथ्वीराज प्रथम आते हैं। ये ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज प्रथम शासक बनते हैं, महत्वपूर्ण शासक हैं। और जो है आप देखेंगे पृथ्वीराज के बाद जो है पृथ्वीराज द्वितीय आते हैं। उसके बाद जो है आप देखेंगे सोमेश्वर आते हैं। उसके बाद पृथ्वीराज तृतीय आते हैं। पृथ्वीराज जो है तृतीय, ये ध्यान रखिएगा, शासक बनते हैं। पृथ्वीराज तृतीय को ही राय पिथौरा भी कहा गया है, ध्यान रखिएगा, इनको राय पिथौरा कहा गया है। राय पिथौरा कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। और जो है प्रमुख रूप से चौहान वंश के शासकों ने दिल्ली तक के क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित कर लिया था। तोमर जो है वंश के जो है व्यवस्था थी, लेकिन चौहान वंश के शासकों ने पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो जानकारी मिलती है, इनके बारे में जानकारी के जो स्रोत हैं, चंद बरदाई ने क्या लिखा है, पृथ्वीराज आसो, चंद बरदाई ने जो है पुस्तक लिखा है। कौन सी पुस्तक है भाई, पृथ्वीराज रासो, ध्यान रखिएगा, इसकी पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। और इसमें ये जो है इनके कार्यों की प्रशंसा की गई है। पृथ्वीराज तृतीय चौहान जी को कहा गया है, ये बहुत प्रतापी शासक थे जो है, लेकिन जो है ये निश्चित रूप से मोहम्मद गोरी से पराजित हो गए तराइन के द्वितीय युद्ध में, और जो है इनकी बाद में हत्या हो गई थी, और मोहम्मद गोरी भारत के क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित करने में सफल हो गया था। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो है पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, बीच में सोमेश्वर आते हैं जो पृथ्वीराज तृतीय के पिता थे, इन्हीं के उत्तराधिकारी पुत्र हैं। और पृथ्वीराज तृतीय को ही राय पिथौरा भी कहा जाता है। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज तृतीय तराइन के द्वितीय युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध हुआ है, द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने इनको पराजित करके तुर्क साम्राज्य की स्थापना किया था। ये ध्यान रखिएगा। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज तृतीय को, ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान जो कहा जाता है ये तृतीय हैं। तराइन की द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने इनको पराजित करके और तुर्क साम्राज्य की स्थापना किया था। बाद में इनकी हत्या हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पृथ्वीराज रासो में जो है सारी जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। तो चौहान वंश जो है का अंत पृथ्वीराज जो है तृतीय की हत्या करने के बाद हो जाता है। और पृथ्वीराज इसमें ध्यान रखिएगा स्थापना किया था मोहम्मद गोरी का सहयोग, मोहम्मद गोरी का सहयोग जयचंद ने किया था क्योंकि
उसकी पुत्री कौन थी? पुत्री संयोगिता। संयोगिता को जो है पृथ्वीराज तृतीय अपहरण करके विवाह कर लिए थे, विवाह किए थे। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। जयचंद्र ने इसीलिए कहा जाता है देशद्रोही का काम किया था, गद्दारी काम किया था, लेकिन उसने प्रतिक्रिया में काम किया था। वो शक्तिशाली नहीं था, पंगा नहीं ले सकता था, मौके की तलाश में था। और पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 ईस्वी में पराजित कर दिए थे। लेकिन जब जयचंद का सहयोग मोहम्मद गोरी को मिला तो उसने क्या किया, जो है पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करके, उनकी हत्या करके, चौहान वंश का अंत करके तुर्क साम्राज्य की स्थापना किया। और बाद में साम्राज्य विस्तार करने के लिए जयचंद के साथ भी जो है उसने चंदावर का युद्ध किया। ये ध्यान रखिएगा, ये आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, लेकिन ये प्रश्न आता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण है आपके पृथ्वीराज तृतीय चौहान जी को कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलिए आइए आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लें। आइए बच्चों, अब देखिए प्रतिहार वंश, इसको गुर्जर प्रतिहार वंश कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश ये महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में शासन कर रहे थे। उत्तरी पश्चिम भारत में ये शासन कर रहे थे, जो है उत्तरी पश्चिम भारत गुजरात के क्षेत्रों में शासन कर रहे थे। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में शासन कर रहे थे, ये ध्यान रखिएगा। यह इनका क्षेत्र था, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में शासन कर रहे थे। और गुर्जर प्रतिहार वंश जो अग्निकुंड से माने जाते हैं, इसके संस्थापक जो है हरिश्चंद्र को माना जाता है। हरिश्चंद्र, लेकिन वास्तविक संस्थापक ये क्या हैं? हरिश्चंद्र संस्थापक हैं, ध्यान रखिएगा, ये संस्थापक हैं। और वास्तविक संस्थापक कौन है भाई? नागभट्ट प्रथम, ये ध्यान रखिएगा। नागभट्ट प्रथम जो है, कहीं कहीं वत्सराज का भी नाम मिलता है। नागभट्ट प्रथम अथवा वत्सराज ये महत्वपूर्ण शासक थे, ये ध्यान रखिएगा। और नागभट्ट द्वितीय आते हैं, उत्तराधिकारी जो है महत्वपूर्ण शासक, नागभट्ट द्वितीय ये ध्यान रखिएगा, जो है आते हैं। उसके बाद जो है मिहिर भोज आते हैं, ये प्रतापी शासक हैं। मिहिर भोज आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, जो है राज्यपाल जो है मिहिर भोज आते हैं। महेंद्र पाल आते हैं, महिपाल आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यशपाल अंतिम शासक हैं, यशपाल अंतिम शासक, ये ध्यान रखिएगा, अंतिम शासक है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे प्रतापी जो है मिहिर भोज है, ये ध्यान रखिएगा। मिहिर भोज जो है अनेक पुस्तकों की रचना भी किए थे, और ये आदि बराह की उपाधि धारण किए थे। आदि बराह मिहिर भोज, इसने आदि बराह की उपाधि धारण किया था। आदि बराह की उपाधि
उपाधि धारण किए थे। धारण, मिहिर भोज विद्वान शासक, विद्वान थे जो है, ये ध्यान रखिएगा। और महेंद्रपाल आते हैं, महिपाल आते हैं। महिपाल के दरबार में, महिपाल इनके दरबारी कवि राजशेखर थे। राजशेखर, महिपाल के दरबारी ध्यान के राजशेखर थे, ये ध्यान रखिएगा, राजशेखर थे। ठीक है। और आप देखेंगे राजशेखर ने जो है बाल रामायण तथा बाल भारती नामक पुस्तक की रचना किए थे। ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाता है बच्चों, कई बार ये पूछा गया परीक्षाओं में, वनडे में आया है कि राजशेखर को किसने संरक्षण प्रदान किया था, तो महिपाल ने दिया था। ये ध्यान रखिएगा। और पाल इनके नाम के साथ जो लगा हुआ है, ये मत समझिए कि पाल वंश के शासक थे। गोपाल, धर्मपाल, नारायणपाल, देवपाल, वो पाल वंश के शासक थे। इनका नाम ही है महिपाल, ये ध्यान रखिएगा, महेंद्रपाल इनका नाम ही है। और ये गुजर प्रतिहार वंश के शासक है। ठीक, कोई कंफ्यूजन आपके अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलिए, ये आपके वनडे एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आते हैं। और ये प्रश्न आता है राजशेखर जो है, जो आपके किस पुस्तक की रचना किए थे, तो आप ध्यान रखिएगा, बाल रामायण, बाल भारती, काव्यमानस, आज बहुत पुस्तकों की रचना किए थे, ये पूछा जाता है। तो प्रतिहार वंश के शासकों ने प्रतापी थे। और अश्व सेना के बदल, ध्यान रखिएगा, यह है अश्व सेना के बल पर त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है राष्ट्रकूट तथा पाल वंश के शासकों को पराजित करके कन्नौज पर, ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, यह अवश्य प्रश्न आता है, स्टार बना लीजिएगा। पराजित करके कन्नौज पर अधिकार स्थापित कर लिए थे। कन्नौज पर अधिकार स्थापित किए थे। स्थापित किए थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपसे परीक्षा पूछा जा सकता है। तो इसी को ध्यान रखिएगा कि गुजर प्रतिहार वंश के शासकों को अंततः त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है सफलता प्राप्त होती है। राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासकों को जो है ये पराजित करने में सफल हो जाते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष बहुत लंबे समय तक चला था, ये ध्यान रखिएगा, और इनको सफलता मिलती है और कन्नौज पर इनका अधिकार स्थापित हो जाता है। और कन्नौज राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन जाता है, लंबे समय तक रहता है। जैसे इसके पहले पाटलिपुत्र था प्राचीन भारत के इतिहास में, अब कन्नौज हो जाता है, जिसकी राजधानी, कन्नौज को अपनी राजधानी हर्षवर्धन ने बनाया था। ठीक है। चलिए, तो ये बात आपको क्लियर है। प्रतिहार वंश पर जो प्रश्न आते हैं, संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, महत्वपूर्ण शासक, और मिहिर भोज आज बराक उपाधि के थे, बहुत प्रतापी शासक थे जो है, इस पर आपको प्रश्न आ सकता है। यशपाल अंतिम शासक हैं। राजशेखर जो है किसके दरबार में आते थे, महिपाल के दरबार में आते थे, ये आपसे प्रश्न किया जा सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, ध्यान से समझने का प्रयास करिए, क्योंकि प्रश्न आएगा कि राजशेखर को किसने दरबार में संरक्षण दिया था, राजशेखर ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना किए थे। ये सब बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा में PVSR में आए हुए प्रश्न हैं, ये ध्यान रखिएगा। और वनडे एग्जाम में तो प्रश्न आता ही आता है, तो ऑल वनडे एग्जाम के दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ही आपके लिए उपयोगी है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा समझने का इसको प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। आप जो है
उसी क्रम में आगे हम लोग पढ़ेंगे। जो है इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप ले लें, जल्दी स्क्रीनशॉट आप ले लें, तो आगे चलते हैं। आइए, चालुक्य वंश नेक्स्ट पढ़ना है। चालुक्य या सोलंकी वंश। चालुक्य वंश, ये ध्यान रखिएगा, ये पढ़ना है चालुक्य वंश या सोलंकी वंश। और जो है इसके संस्थापक हैं जय सिंह सिद्धराज। ध्यान रखिएगा, जय सिंह सिद्धराज, सिद्धराज ये इसके संस्थापक, ये संस्थापक, ठीक है। और इसमें जो महत्वपूर्ण शासन संस्थापक हो गया, राजधानी अनिलवाड़, अनिलवाड़ इनकी राजधानी है। ध्यान रखिएगा, ये प्रमुख रूप से गुजरात के क्षेत्रों में शासन कर रहे थे। गुजरात में प्रमुख रूप से शासन चालुक्य वंश के ये शासन कर रहे थे। और जय सिंह सिद्धराज इसके संस्थापक हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण शासक हैं, ध्यान रखिएगा, आपके मूलराज प्रथम जो है, जिनको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण शासक, महत्वपूर्ण शासक जो है ये मूलराज प्रथम, जिनको भीम प्रथम भी कहा जाता है, भीम प्रथम, ये ध्यान रखिएगा। इन्हीं के शासन, मूलराज प्रथम जो है, इनके शासनकाल में ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, महमूद गजनवी जो है गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025-26 में, ये ध्यान रखिएगा। और जो है मंदिर को जो है में जो छुपा करके अपार धन संपत्ति मंदिर में जो लोग रखे थे, उसको प्राप्त करके अपने देश लेकर गया था, गजनी प्रांत अफगानिस्तान लेकर गया था। तो इनके शासन काल में जो है महमूद गजनवी 16वां आक्रमण 1025-26 में, 16वां आक्रमण जो है सोमनाथ मंदिर पर किया था। अपार धन संपत्ति प्राप्त करके अपने देश ले गया था, ये ध्यान रखिएगा। अपार धन संपत्ति प्राप्त किया था, लेकिन ये मूलराज प्रथम ने कोई विरोध नहीं किया, जिसको भीम प्रथम भी कहा जाता है, कोई विरोध नहीं किया। दीवालों के, मंदिर की दीवालों के प्लास्टरों के अंदर जो छुपा के सोने चांदी आभूषणों को रखे गए थे, लोगों के द्वारा दीवार के प्लास्टरों को तोड़वा करके वो ये संपत्ति सब प्राप्त करके लेकर गया था, क्योंकि उसको जानकारी मिली थी, गोपनीय जानकारी, कि लोग हिंदू जो है अपनी संपत्ति को मंदिरों की दीवारों में छुपा कर रखते हैं, इसलिए उसने ये मंदिरों की दीवारों को तोड़वा करके अपार धन संपत्ति प्राप्त किया। मूलराज प्रथम ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन जब चला गया तो मंदिर के पुनः जीर्णोद्धार करवाया, प्लास्टर वगैरह पुनः फिर से ठीक करवाया मूलराज प्रथम, लेकिन महमूद गजनवी से पंगा नहीं लिया, ये ध्यान रखिएगा। तो मूलराज प्रथम के समय ही गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर जो है महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था और अपार धन प्राप्त करके अपने देश लेकर गया था। ठीक इतनी बात। आइए आगे देखते हैं। मूलराज द्वितीय, इनको भीम द्वितीय भी कहा जाता है, भीम द्वितीय। मूलराज द्वितीय ने, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, मूलराज द्वितीय ने
1178 ईस्वी में 1178 ईस्वी में जो है मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, स्टार बना के समझिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया। मूलाद्वितीय भीमद्वितीय ने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम जो है पराजित किया था, ये ध्यान की एक महत्वपूर्ण बात है। जबकि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया, उसकी मोहम्मद गोरी की दूसरी पराजय भारत में। पहली पराजय ये आपके भीमराज द्वितीय के द्वारा हो रही है, भीम द्वितीय के द्वारा हो रही है, ये सर्वप्रथम पराजित किया, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी पराजय तराइन के प्रथम युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध कब हुआ था भाई? 1191 ईस्वी, तराइन के प्रथम युद्ध, तराइन के प्रथम युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान ने चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किए थे। ठीक है बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय कब और किसके द्वारा हुई, और मोहम्मद गोरी की दूसरी पराजय भारत में कब और किसके द्वारा हुई, और किस युद्ध में मोहम्मद गोरी विजय प्राप्त करके भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना किया, ये ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? बोलिए, कोई समस्या? ये ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं और आपको जो है इसी तरह से तैयारी करना है। पूछा जाएगा चालुक्य सोलंकी वंश जो गुजरात के क्षेत्र में शासन कर रहा था, जो है वो उसके संस्थापक कौन था? तो जय सिंह सिद्धराज थे। राजधानी अनिलवाड़ थी और महत्वपूर्ण शासक जो है मूलराज प्रथम भीम प्रथम हैं, भीम द्वितीय हैं। भीम प्रथम के समय ही मोहम्मद गजनवी ने जो है भारत पर आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर पर जो 16वां आक्रमण किया था, इस आक्रमण में अपार धन संपत्ति प्राप्त करके ऊंटों पर लाद करके राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों से अपने गजनी लेकर गया था। जाते समय रास्ते में राजस्थान के जाटों ने उसको परेशान किया था, ईंट पत्थर मारे थे, जिनको दंडित करने के लिए अंतिम बार 1027 में 17वें आक्रमण जो उसका हो रहा है, राजस्थान के जाटों को दंडित करने के लिए आया था। जबकि अभी 16वें आक्रमण तक वो भारत में लूटने के लिए आता था, लूटपाट करता था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलिए आइए आगे देखते हैं। देखिए, सेव करिए इसको, आप लोग जल्दी से इसको सेव कर लें। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लिया करिए जो है। अब देखिए, इसी में हम लोग को आगे देखना है, जो प्रमुख रूप से आपको यहाँ पर देखना है, एक वंश आता है यहाँ पर, आप देखेंगे जो है कौन सा है? आप चंदेल वंश का नाम सुने होंगे बच्चों, चंदेल वंश। चंदेल वंश आप देख रहे हैं, राजस्थान के जो है क्षेत्र में तो शासन नहीं कर रहे थे। ये प्रमुख रूप से चंदेल वंश जो है बुंदेलखंड के क्षेत्र में शासन कर रहे थे। बुंदेलखंड के क्षेत्र में, बुंदेलखंड जो है जिसको जेजाक भुक्ति कहा जाता है, बुंदेलखंड या इसको जेजाक भुक्ति, बुंदेलखंड के क्षेत्र में शासन कर रहे थे। ये बुंदेलखंड का जो है प्राचीन नाम है जेजाक भुक्ति, ये ध्यान रखिएगा। और जो है ये प्रमुख शासक थे। इनके संस्थापक जो है, इनके संस्थापक कौन थे? बोलिए भाई, नन्नुक, ध्यान रखिएगा।
नन्नो किन के संस्थापक थे? नन्नो किन के संस्थापक थे? और जो है गतिविधियों का प्रमुख केंद्र जो है राजधानी आपके खजुराहो। खजुराहो, खजुराहो था। और जो है खजुराहो में इन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया है, इस पर बात होगी। जो है नन्नो के महत्वपूर्ण शासक जो है महत्वपूर्ण शासक जो है आपके यहाँ पर जो हो रहे हैं यशोवर्मा, यशोवर्मा हो रहे हैं, धंग हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यशोवर्मा, धंग, धंग ये महत्वपूर्ण शासक है। और जो है जो यशोवर्मा के समय ही ध्यान रखिएगा इन्होंने क्या किया था? यशोवर्मा ने खजुराहो में, ध्यान रखिएगा, खजुराहो में कंदरिया देव का मंदिर, कंदरिया देव के विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है, विशाल मंदिर, मंदिर का निर्माण करवाया था, का निर्माण करवाया। ये ध्यान रखिएगा, करवाया था। यशोवर्मा प्रतापी शासक था, महत्वपूर्ण शासक था। धंग जो है ये ध्यान रखिएगा इस वंश का महत्वपूर्ण शासक है धंग, जो किसी कारण से जो है यही इलाहाबाद में जो है संगम में जो है जल समाधि ले लिया था, डूब गया था। यहीं पर जो है धंग जो है प्रयागराज में, प्रयागराज में जो है जल समाधि ले लिया था, ले लिया था धंग। ये महत्वपूर्ण शासक है, ध्यान रखिएगा। तो खजुराहो कला का दृश्य बहुत अद्भुत है। खजुराहो, खजुराहो में अद्भुत कलाकारी की गई है, अद्भुत कलाकारी की गई है, की गई है। लगभग 85 मंदिर निर्मित हुए थे, ध्यान रखिएगा। और जो है अधिकांश विष्णु के मंदिर हैं, इसमें अधिकांश विष्णु के मंदिर हैं। मंदिर है, ये ध्यान रखिएगा। और जो है निश्चित रूप से जो है चंदेल वंश के शासकों ने बुंदेलखंड के क्षेत्रों में शासन किया और अपार जो है आप कह सकते हैं कि ये अपना जो है साम्राज्य विस्तार किए, अच्छे ढंग से शासन किए। नन्नो किसके संस्थापक हैं प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा। खजुराहो जो है कला के दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। खजुराहो जो है कला के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, के दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण खजुराहो। यशोवर्मा महत्वपूर्ण शासक हैं, धंग इसमें आते हैं, इसको आप देखिएगा। और जो है चंदेल वंश के शासकों ने भी जो है प्रमुख रूप से कार्य किया था और अद्भुत कलाकारी किया गया है। खजुराहो में कहा जाता है लगभग 85 मंदिर बने थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मंदिर है वो है कंदरिया देव का मंदिर। ये ध्यान रखिएगा, कंदरिया देव का विशाल मंदिर, ये शिव मंदिर है। विशाल मंदिर का निर्माण करवाए थे और है बहुत अद्भुत कलाकारी इसमें की गई है। ठीक है, इतनी बात जो है जानने के बाद और हम लोग आगे देखेंगे इसमें कि जो शासन व्यवस्था स्थापित हो रही है वो किस तरह से राजपूत शासकों ने अपने को प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मुसलमानों से संघर्ष स्थापित किया था। और लंबे समय तक मुसलमानों से संघर्ष इनका चला है और जो है प्रमुख रूप से जो शासन व्यवस्था चली है लंबे समय तक राजपूतों की जो है लगभग 1000 से 1200 के बीच में मानी जाती है। लेकिन जो मुस्लिम आक्रमण
तो कि इसी समय दिल्ली सल्तनत, आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत के पहला वंश जो गुलाम वंश की स्थापना 1206 में होती है, और उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सब जो है मुस्लिम प्रभुत्व स्थापित होता है और शासन व्यवस्था मुस्लिम की चलने लगती है। ठीक है, आप देखिए आगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, आगे चले हम, स्क्रीनशॉट आप ले लें। आइए जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लें। आगे देखिए, परमार वंश एक आता है इसमें, परमार वंश। ये मालवा के क्षेत्र में प्रमुख रूप से शासन कर रहा था, मालवा के क्षेत्र में, मालवा का क्षेत्र, और जो है उज्जैन इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। जो है उज्जैन थी, ध्यान रखिएगा, उज्जैन, उज्जैन थी। और बाद में जो है धार नगरी को राजधानी बनाए थे, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें महत्वपूर्ण शासक, सबसे महत्वपूर्ण शासक, महत्वपूर्ण शासक आपके भोज थे, राजा भोज, ध्यान रखिएगा, राजा भोज थे महत्वपूर्ण शासक, ये ध्यान रखिएगा। विद्वान शासक थे, महत्वपूर्ण शासक, और राजा भोज थे, विद्वान थे, विद्वान थे, ये ध्यान रखिएगा, विद्वान थे। और इन्होंने सरस्वती कंठाभरण यह उपाधि धारण किया था, सरस्वती कंठाभरण की उपाधि, ये ध्यान रखिएगा कि उपाधि धारण किए थे। और विद्या विनोद नामक पुस्तक की रचना किए थे, विद्या विनोद नामक पुस्तक की रचना किए थे। साम्राज्य विस्तार किए थे, साम्राज्य विस्तार करने के लिए तैलप द्वितीय को, चालुक्य वंश के शासक था ये, द्वितीय को 6 बार पराजित किए थे, ध्यान रखिएगा, 6 बार पराजित किए थे। ये आपसे पूछा जा सकता है। भोज जो है महत्वपूर्ण शासक है, विद्वान शासक हैं, अनेक पुस्तकों की रचना की थी, ये ध्यान रखिएगा। वैज्ञानिक उपकरणों से संबंधित जो है उन्होंने एक अलग से पुस्तक लिखा था, जो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक मानी गई। और जो है इस वंश का जो है अंतिम शासक आते हैं, अंतिम महत्वपूर्ण शासक, अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन है भाई? मुंज हैं, मुंज, अंतिम महत्वपूर्ण शासक मुंज थे, ये ध्यान रखिएगा। ये परमार वंश जो आपके मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में शासन कर रहा था, और मालवा के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, ध्यान रखिएगा, जो है मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, और राजधानी उज्जैन थी। बाद में धार हुई, या धार या धारा नगरी जो है
और जो है इसमें महत्वपूर्ण शासक आते हैं भोज। राजा भोज जो है विद्वान शासक थे, अनेक पुस्तकों की रचना किए थे और कंठाभरण जो है कि ये उपाधारण किए थे, सरस्वती कंठाभरण के उपाधारण किए थे। विद्या विनोद नामक एक पुस्तक की रचना किए थे। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और आप साम्राज्य विस्तार करने के लिए तैलप द्वितीय को इन्होंने चालुक्य वंश का जो शासक था उसको 6 बार पराजित किए थे। ये आपसे प्रश्न किया जा सकता है, तैलप द्वितीय को किसने 6 बार पराजित किया था? तो इन्होंने ही 6 बार पराजित किया। ये आपसे प्रश्न किया जा सकता है, ठीक है। तो आप इसको देख रहे हैं, अंतिम महत्वपूर्ण शासक इसमें मुंज हैं और राजपूत शासकों ने निश्चित रूप से जो है एकजुटता के अभाव होने के कारण, आपस में पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता होने के कारण जो है ये राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्य नहीं कर पाए। इसे चौहान वंश दिल्ली और राजस्थान के आसपास के क्षेत्र में शासन किया, परमार वंश गुजरात के आसपास के क्षेत्रों और आपके मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में शासन किया था, प्रतिहार वंश उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र गुजरात राजस्थान के क्षेत्र में शासन कर रहा था, बाद में कन्नौज पर अधिकार करके मध्य क्षेत्रों में भी शासन करने लगा। तो इस वंश के शासकों में निश्चित रूप से जो है एकजुटता का भाव था और इनके संबंध में जानकारी का एक बहुत बड़ा स्रोत जो है आपके पृथ्वीराज रासो द्वारा लिखा गया चंद बरदाई है। चंद बरदाई जो है आपके जो है पृथ्वीराज तृतीय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पृथ्वीराज रासो एक पुस्तक का नाम है जिसके लेखक चंद बरदाई हैं। इन्होंने लिखा है और उससे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है और उनको राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। यह आपसे प्रश्न किया जा सकता है। तो इन चीज़ों को आपको देखना है और निश्चित रूप से जब मुसलमानों के आक्रमण होने लगे भारत पर जो है तो धीरे धीरे राजपूतों की शक्ति क्षीण हो गई। जैसे मैंने बताया पृथ्वीराज तृतीय बहुत पराक्रमी शासक थे, लेकिन जो है जयचंद से इन्होंने ईर्ष्या मोल लिया था। उसके पुत्री संयोगिता को उन्होंने स्वयंवर से अपहरण करके उठा कर लेकर चले आए और उससे शादी कर दिए थे। जयचंद नहीं चाहता था कि हमारी पुत्री से इनका विवाह हो, लेकिन उन्होंने किया था। इसलिए जयचंद प्रतिक्रिया में कार्य करते हुए मोहम्मद गोरी को जो है अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करके पृथ्वीराज चौहान को नुकसान पहुंचाया, पराजित करवाया, इनकी हत्या करवाया, बदले की भावना से कार्य किया था। सोचिए शादी होने के बाद ये काम किया है। तो ये चीज़ों आपको जानना है, ये प्रश्न आते हैं। और मैंने बताया कि राजपूतों की लगभग 36 शाखाएं इनके मिलती हैं और जो है इसके संबंध में कर्नल टाड महोदय ने जो राजस्थान के इतिहास लिखे हैं वो कहते हैं कि ये भारत के नहीं हैं, ये विदेशी हैं, ये शकों की उत्पत्ति है, शकों की संतान मानते हैं। शक विदेशी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था, सकार की उपाधारण किया था, उसके उपलक्ष्य में चांदी की मुद्रा चलाया था रूपक। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखें क्योंकि गुप्त काल में शकों का आक्रमण हुआ था। रामगुप्त एक कमजोर शासक था जिसकी पत्नी ध्रुवसामनी थी और जो है शकों ने पराजित करके उसकी पत्नी को लेकर चले गए थे। ये ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि परमार वंश मालवा के क्षेत्र में प्रमुख रूप से शासन कर रहे थे और जो है प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, बाद में धार को इन्होंने राजधानी बनाया था, या धारा नगरी को, धार या धारा एक ही बात है, नगरी को इन्होंने राजधानी बनाया। महत्वपूर्ण जो है इसमें राजा भोज थे, विद्वान थे और सरस्वती कंठाभरण के उपाधारण किए थे। विद्या विनोद नामक पुस्तक की रचना किए थे। ये ध्यान रखिएगा। साम्राज्य विस्तार करने के लिए तैलप द्वितीय जो चालुक्य वंश के शासक था उसको 6 बार पराजित किए थे। इस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण जो शासक आते हैं वो मुंज आते हैं। इस वंश के महत्वपूर्ण शासक जो अंतिम आते हैं वो मुंज हैं। इनके बारे में आपको जो है ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इन्होंने भी साम्राज्य विस्तार किया था। ध्यान रखिएगा, साम्राज्य विस्तार किए थे। ठीक है, इतनी बातें आपको जानना है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये चैप्टर जो है आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और जो है इससे प्रश्न निश्चित ही आते हैं, क्योंकि मध्यकाल और प्राचीन काल के बीच का जो समय है
ये छोटे छोटे राजवंशों के शासन का है और इससे प्रश्न आते हैं, क्योंकि बड़े बड़े टॉपिक तो सब लोग पढ़ते हैं, छोटे टॉपिकों को इग्नोर कर दिया जाता है और पेपर सेटर क्या करता है, यहीं से प्रश्न उठा लेता है। बीपीएससी में बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा में जो है आपके प्रश्न आने की पूरी संभावना है। वैसे भी ऑल वनडे एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, इससे प्रश्न निश्चित ही आते हैं। इसके पहले भी मैंने बताया था किस तरह से मुस्लिम आक्रमण भारत पर हुए थे और किस तरह से मुसलमानों ने भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल हो गए थे, क्योंकि उत्तर भारत के क्षेत्रों में कोई महत्वपूर्ण राजवंश नहीं रह गया था जो पूरे कुलों की एकजुट लेकर चल सके। ठीक है, तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करिए और जो है राजपूत काल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़िए। 1000 से लेकर के एक जो है 1200 के बीच में राजपूत काल पर प्रश्न आता है। इसे निश्चित ही आपके प्रश्न मिलेंगे, इसको आप तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए आपको ढेर सारी शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद।